कहते हैं एकांकी। किसे कहते हैं एकांकी? एक अंक वाला नाटक। एक अंक वाला क्या? एक अंक वाला नाटक। नाटक में हम जानते हैं कुछ पात्र होते हैं जो अपने मतलब जो भी विषय वस्तु होती है उसको डायलॉग के माध्यम से, संवाद के माध्यम से कहते हैं, उसको पर नाटक कहते हैं। तो एक अंक वाला नाटक, उसको हम क्या कहते हैं? एक अंक। अब कह तो दिया हमने, नाटक शब्द का यूज तो ले लिया, लेकिन एकांकी और नाटक में बहुत अंतर है। इसे हम कल देख चुके थे। कोई मुझे बताएगा एकांकी और नाटक में क्या अंतर है? एक होता है, नाटक में अनेक अंक होते हैं। वेरी गुड। और उसमें पात्र कम होते हैं। एकांकी में सीमित और अनेक होते हैं। वेरी गुड। एकांकी में एक ही घटना, मुख्य बात है एक ही घटना, एक ही कार्य, एक ही कथा, जबकि उसमें मुख्य कथा के साथ प्रासंगिक कथाएं भी होती हैं अनेक, है ना, और कई सारी घटनाएं होती हैं, कई सारे कार्य होते हैं। हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी, समय अवधि की बात पढ़ी थी हमने, स्थान की बात पढ़ी थी, बहुत सारी चीजें हमने कल अंतर पढ़े थे। आपको लग रहा है कि आपको एकांकी और नाटक की समझ में आई है? अच्छा, ये जो एकांकी है जिसे हम आज का एकांकी कहते हैं, आधुनिक एकांकी कहते हैं, ये आधुनिक युग की देन है, क्योंकि आधुनिक युग में ही गद्य का जन्म हुआ था। तो ये आधुनिक युग की देन है। मैंने कल आपको बताया था कि आधुनिक युग में हिंदी एकांकी का विकास नाटक के साथ साथ हुआ। एकांकी और नाटक दोनों का साथ साथ विकास हुआ। क्या मुझे उस युग का नाम बता सकते हैं जिसमें सर्वाधिक एकांकी और एकांकियों का, नाटकों का विकास हुआ हो? उस युग का क्या नाम है? किस व्यक्ति का नाम जुड़ा हुआ है जिनके प्रभाव से एकांकी और नाटक खूब लिखे गए और एकांकी और नाटक की विधा बहुत ज्यादा विकसित हुई, बहुत ज्यादा पल्लवित और पुष्पित हुई? हाँ हाँ, वेरी गुड। पहला युग भारतेंद्रीय युग, जब जन्म हुआ एकांकी का एक तरीके से। दूसरा द्विवेदी युग, शिल्प में और एक कदम आगे बढ़ा। और तीसरा प्रसाद युग, जयशंकर प्रसाद, है ना, उसमें एकांकी और नाटक बहुत लिखे गए। और उसके बाद जो प्रसादोत्तर युग है उसमें एकांकी की विधा ने और भी ज्यादा परिपक्वता प्राप्त कर ली। कल हम पढ़ चुके थे और हमने ये भी देखा था एकांकी के कई प्रकार है, सामाजिक, राजनीतिक एकांकी, पौराणिक एकांकी पढ़ के चुके हैं ना, चरित्र प्रधान एकांकी, इस तरीके का एकांकी, घटना प्रधान एकांकी, कई प्रकार के एकांकी होते हैं। आज हम एकांकी के बारे में ये पढ़ेंगे कि हमारी जो ये किताब है एकांकी सप्ताह, इसको हम कैसे पढ़ें और इसमें किस किस तरीके के प्रश्न आते हैं। एकांकियों को पढ़ने से पहले हम ये तो पता कर लें कि हमारा प्रश्न किस तरीके का आएगा, इसमें से हमें इसे कैसे पढ़ना है। तो बेटा ध्यान रखो, आपकी किताब का नाम है एकांकी सप्ताह, यानी कि 7 एकांकी आपके कोर्स में है। आज ही जाकर आपको एक चार्ट बना लेना है जिससे कि आपकी किताब के 7 एकांकियों का जो कहना चाहिए ना मुखड़ा आपके सामने आ जाए। जैसा एक चार्ट बनाना है ना, उसमें पहला कॉलम लिखना एकांकी का नाम, दूसरा कॉलम बनाना एकांकीकार यानी कि लेखक का नाम, तीसरा कॉलम बनाना उस एकांकी का मुख्य उद्देश्य क्या है ना, क्यों लिखा गया है, और चौथा कॉलम बनाना उस एकांकी के कौन कौन से पात्र हैं। यदि ये 4 बातें भी आपको याद रह जाती हैं तो सच बता रहे हैं आपको एकांकी के बारे में बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। तो जैसे आपके 7 एकांकी है, तो पहला एकांकी आपका उत्सर्ग है, तो आप लिखना उत्सर्ग। अब उसके लेखक कौन है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा, तो लिखना डॉक्टर रामकुमार वर्मा। तीसरा कॉलम मैंने बताया उसका उद्देश्य, तो जब हम इसको पढ़ेंगे तो उसका उद्देश्य निकल कर आएगा। अब यदि मैं आपको एक लाइन में इसका उद्देश्य बताने की कोशिश करूं तो यह है कि विज्ञान पर मानवीय प्रेम और मानवीय संबंधों की जीत कैसे होती है। विज्ञान कितना भी आगे बढ़ जाए लेकिन मानवीय प्रेम से आगे विज्ञान नहीं हो सकता, हार जाता है विज्ञान। इस बात को इस वाले एकांकी में बताया गया है। तो इसका जो उद्देश्य है वो हम एक लाइन में कैसे लिखते हैं? विज्ञान पर मानवीय प्रेम और मानवीय संबंधों की जीत का उद्देश्य, है ना। त्याग का महत्व बताया, बलिदान का महत्व बताया, फिर उसका पात्र, हमको मालूम है उसके पात्र, मुख्य पात्र हमने क्या देखे थे? डॉक्टर साहब जिनका नाम शेखर है, छाया देवी जो उनकी प्रेमिका है, मंजुला जो उनकी बेटी है, और एक उनका सहायक है विनय, और एक सुधीर है जो उनका नौकर है। तो 5 पात्र, यदि आपको ये पात्र भी याद हो जाते हैं तो मैं सही बता दूं, इसको देखते ही आपको उत्सर्ग एकांकी की बहुत सारी बातें याद आने लगेंगी क्योंकि आप उस एकांकी को पढ़ चुके होंगे। तो जैसे ही मुखड़े 5 चीजें आपके सामने आई आपको बहुत सारी चीजें याद आ जाएंगी। ऐसे आपका दूसरा एकांकी है तांबे के कीड़े, तो नाम लिखा तांबे के कीड़े, इसका लेखक है भुवनेश्वर नाम लिखा, फिर इसका उद्देश्य लिख दिया। अब तांबे के कीड़े का उद्देश्य क्या है, जब पूरा एकांकी पढ़ेंगे तो विस्तार से बताऊंगी, पर तांबे के नाम ही थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है क्या? तो तांबे के कीड़े, कीड़े भी तांबे के होते हैं क्या? मतलब हमारा जीवन इतना अस्त व्यस्त हो गया है वर्तमान समय में
कि हमारे किसी कार्यकलाप में, हमारे किसी विचारधारा में कोई तारतम्यता न रही। कहीं से भी कोई सी भी चीज कभी सोच लेंगे, कभी कोई काम कर लेंगे, मतलब कोई अनुशासन, कोई एक क्रमबद्धता नहीं रही है। हमारे जीवन बड़ा अस्त व्यस्त हो गया है और हम अपने जीवन से बड़े उदासीन हो गए हैं। तो ऐसे असंगत जीवन को, ऐसे अस्त व्यस्त जीवन को हमारे सामने रखना इस एकांकी का उद्देश्य है। तीसरा, अच्छा फिर इसके जो पात्र हैं वो पात्र हम अपने कॉलम में लिख लें। तो आपके साथ सारे एकांकियों के पात्र आपके स्टार्टिंग में लिखे रहते हैं, तो आप इसके पात्र भी बड़े, आपको मतलब पात्रों के नाम देखते लग जाएगा कि हाँ बड़े अस्त व्यस्त जीवन की बात कही गई है। एक मशरूफ पति है, मशरूफ मानी बहुत बिजी रहने वाला। एक थका हारा अफसर है, अफसर है पर वो कैसा है, थका है। एक रमणी है, रमणी मानी स्त्री, वो हमेशा परेशान रहती है। एक अनाउंसर है, एक आया है, आया मानी नौकरानी, वो पागल है, और एक रिक्शे वाला कुली है। तो इस तरीके के जो इसके पात्रों को हमने चौथे कॉलम में लिख लिया। अब तीसरा आया नया पुराना, एकांकी का नाम है। इसके जो लेखक है वो हमारे उपेंद्र नाथ अश्क हैं। इसका उद्देश्य क्या है, नया और पुराना। पुराने क्या मानवीय मूल्य थे, ईमानदारी है ना, किसी के साथ विश्वासपूर्ण व्यवहार करना, प्रेम का व्यवहार करना, धोखेबाजी न करना। और नए समय में क्या हो गया है, पैसा महंग चीज हो गई है। कोई विश्वास, कोई ईमानदारी का कोई महत्व नहीं है। तो ये नया पुराना, इसमें ये स्ट्रगल दिखाया है कि मान, और फिर जो पुराने मूल्य हैं, ईमानदारी के मूल्य, उनकी जीत दिखाई है। तो ये उद्देश्य हो गया। और फिर इसके जो पात्र हैं, पुराने का जो प्रतीक है पात्र, आप देखेंगे देवचंद है। एक नया है व्यक्ति जो बेईमानी में दम भरता है, रविदत्त है। देवचंद की एक पत्नी है प्रतिमा, एक लिली है। तो जो के मुख्य पात्र उन्होंने अपने मुखों के पात्रों के नाम लिख लिए। फिर आपका है काल पुरुष और अजंता की नर्तकी। अब इसके लेखक है लक्ष्मी नारायण लाल। सेकंड कॉलम में आपने लेखक का नाम लिख लिया। अब इसका उद्देश्य क्या है, जब अपन इसको पढ़ेंगे तो देखेंगे, मैं बताऊंगी सब, पर आज शॉर्ट में बताती जा रही हूँ। इसका क्या उद्देश्य है कि मनुष्य का जो जीवन होता है ना, उसके भूतकाल में बहुत कुछ घटा होता है। अब भूतकाल में कुछ अच्छा भी होता है और कुछ बुरा भी होता है। हम लोग क्या करते हैं, जो बुरी बातें होती है ना, उनको अपने मन में बना के रख लेते हैं, मतलब संजो के रख लेते हैं, कुंठाएं बन जाती हैं, और हमेशा उन्हीं बातों को याद कर करके अपने वर्तमान को भी सत्यानाश करते रहते हैं। इसमें यह संदेश दिया है कि बीती है बिसारिए, जो बीत गया उसको छोड़ दीजिए, वर्तमान को जिए। और पति पत्नी के संबंध में विश्वास बड़ी चीज है। यदि एक शक आ जाए ना, तो पूरे दाम्पत्य जीवन को खत्म कर देता है। ये चीज इसमें बताई गई है। फिर इसके जो पात्र हैं, अनूप पति है, प्रभा उसकी पत्नी है, एक मुन्नी है, एक चंदू नौकर है, और एक मेहमान आता है। तो वो पांचों पात्र आपने लिख लिए। फिर है आपका आवाज का नीलाम। लेखक है इनके धर्मवीर भारती। आवाज का नीलाम नाम से मालूम पड़ा, आवाज, समाचार पत्र, मीडिया, ये जनता की आवाज होते हैं, पर उसकी क्या हो गई है, नीलामी हो गई है। यानी कि मीडिया अपने कर्तव्य पथ से भटक गया है। मीडिया पे पूंजीपतियों का शिकंजा कसता जा रहा है। अखबार या जो मीडिया के लोग हैं वो कहते हैं जो पैसा देके कहलवाया जाता है। इसमें ये चीज बताई गई है। इसमें तो केवल दो ही पात्र हैं, एक तो पत्रकार है जिसका नाम दिवाकर है, और एक पूंजीपति या सेठ जिसका नाम बाजोरिया है। फिर आपका सातवां जो एकांकी है वो है हरे घास पर घंटे पर। बहुत ही प्यारा सा एकांकी है। इसमें हमारे जीवन की तीन जो परिस्थितियां होती हैं, युवा काल, फिर हम थोड़े प्रौढ़ होते हैं, मतलब करीबन 35-40 साल की उम्र जब हमारे बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, और फिर वृद्ध काल, वृद्धावस्था। इन तीन के चित्र प्रस्तुत किए हैं कि जो युवा काल है वो कितना मस्त, फक्कड़, भावुकता से भरा हुआ है, प्रेम में डूबा हुआ है। लेकिन जब हम अधेड़ हो जाते हैं, शादी ब्याह हो जाते हैं, फिर बच्चे हो जाते हैं, बच्चे बड़े होने लगते हैं, तो हमारे अंदर कर्तव्य बोध जागने लगता है। फिर हम अपने परिवार के लिए जीने लगते हैं, अपने उत्तरदायित्व और कर्तव्यों के प्रति त्याग और बलिदान करते हैं। और जब वृद्ध हो जाते हैं तो वही तन्मयता वैचारिकता में बदल जाती है। और थोड़े थोड़े जब वृद्ध व्यक्ति होते हैं वो अपने जीवन से थोड़े निराश, थोड़े चिड़चिड़े से होते नहीं होते। दादा दादी को देखा होगा, थोड़ा उनमें चिंता रहती है, पता नहीं क्या बीमारी हो जाएगी, पता नहीं कैसे जिएंगे, पता नहीं कैसे मरेंगे, है ना। वो चिंतन, वो वैचारिकता हमको देखने को मिलती है। तो जीवन के तीन चित्र, जीवन की तीन दशाओं के तीन चित्र इसमें प्रस्तुत किए हैं। अब इसके जो पात्र हैं वो 6 पात्र हो गए। युवा अवस्था के 2 युवक और युवती, अधेड़ अवस्था के 2 स्त्री और पुरुष, और वृद्ध अवस्था के 2 वृद्ध व्यक्ति और एक वृद्धा औरत। तो यदि आपके पास ये चार्ट सामने आ जाए तो ईमानदार से बताओ, जब आप इस पूरे एकांकियों को पढ़ लेंगे और शॉर्ट में जब रिवीजन करना चाहेंगे तो ये क्या चार्ट आपकी हेल्प नहीं करेगा?
उनको देखते ही आपको सारी पुरानी बातें याद आ जाएंगी। जैसे आप किसी अपनी बहुत सालों बाद किसी दोस्त से मिले हो, किसी फ्रेंड से मिले हो, है ना, वैसे आप उसकी सारी बातें भूल गए हो, लेकिन जैसे ही वो फ्रेंड की शक्ल दिखती है आपको उसके साथ बिताए हुए सारे के सारे क्षण याद आता है। अरे यार कैंटीन में ऐसा होता था, अरे क्लास में ऐसा होता था, अरे ऐसे अपन टिफिन खाते थे, ऐसे पढ़ते थे, ऐसे लड़ते थे, आती है ना सारी बातें। तो इस तरीके से उस चार्ट से आपको ये सारे एकांकी याद आ जाएंगे। क्लियर? आज जाते ही आपको ये वाला काम करना ही करना है। दूसरी बात जो मैं आपको बता रही हूँ, मतलब ये एकांकी पढ़ने से पहले इन सब बातों को जानना बहुत जरूरी है कि कोई भी एकांकी जब हम पढ़ेंगे तो हमारे एकांकी के पढ़ने का तरीका क्या होगा, हम उस एकांकी को कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, कैसे पढ़ेंगे उस एकांकी को, क्योंकि हमारे एग्जाम में उसमें से प्रश्न किस तरीके के आएंगे। भाई वर्तमान में तो हम एकांकी इसीलिए तो पढ़ रहे हैं ना कि अपने एग्जामिनेशन में जो भी प्रश्न है उनके उत्तर हम बहुत ढंग से लिख सकें। तो ध्यान रखना आपका इस एकांकी में से दो तरीके के प्रश्न आएंगे। एक आएगी व्याख्या करने के लिए, है ना, आपके क्या होगा, व्याख्या संबंधी दो प्रश्न आएंगे। एक प्रश्न में दो व्याख्या होंगी, दो में से एक करनी होगी, है ना, यानी कि टोटल 4 व्याख्या आएंगी और आपको 2 करनी होगी। तो जब हम किसी एकांकी को पढ़ेंगे तो उस एकांकी को पढ़ते समय जो भी कोई ऐसा पैराग्राफ या सेंटेंस आएगा जिसमें कोई वैचारिकता है, जिसमें कोई भाव संश्लेषण है, जिसमें कोई छिपा हुआ कोई अर्थ है, कोई संकेत है, कोई उद्देश्य है, कोई अंदर ऐसी बात है जो कि हमें कोई संदेश दे रही है, समाज से वो कुछ कहना चाह रहा है लेखक उस वाक्य के माध्यम से, तो हमें उसकी व्याख्या करनी है। तो जब हम पढ़ेंगे तो ऐसे टुकड़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझ के पढ़ेंगे। साथ ही हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि ये जो बात है लेखक कौन से पात्र से कहलवा रहा है, कब कहलवा रहा है, किससे कहलवा रहा है, कौन सुन रहा है, क्या प्रश्न हो रहा है, क्या उत्तर हो रहा है, इस तरीके से पढ़ेंगे। क्योंकि हम जब व्याख्या करते हैं तो हमको संदर्भ और प्रसंग दोनों लिखने होते हैं। क्लियर? संदर्भ में तो हम क्या लिखेंगे, इस एकांकी का नाम, इस एकांकी के लेखक का नाम, ठीक है, और प्रसंग में क्या लिखेंगे कि ये वाक्य कौन कह रहा है, किससे कह रहा है, कब कह रहा है और क्यों कह रहा है, ये हम। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमको एकांकी पढ़ना है। दूसरा, जब हम एकांकी पढ़ें तो पढ़ने के बाद आपको वो एकांकी कहानी की तरह याद होना चाहिए। बिल्कुल कहानी बना लीजिए, उसकी कथा सार आपके दिमाग में कहानी के रूप में याद होना चाहिए कि जब वो एकांकी पूरा कहानी के रूप में आपको याद होगा तो उसके प्रकाश में कोई सा भी प्रश्न आ जाए आप देख लोगे। जैसे बल्ब जलता है, बल्ब जलता है तो आपकी कमरे की सारी चीजें उजागर होने लगती हैं। ऐसे जब आपको वो कहानी याद होगी तो आपको उसके पात्र की बातें भी याद आ जाएंगी, पात्र की चरित्र की विशेषताएं भी याद आ जाएंगी, उसका उद्देश्य भी याद आ जाएगा, उसकी भाषा भी समझ में आ जाएगी, उसकी शैली की भी बातें याद आ जाएंगी। आएंगी कि नहीं आएंगी? तो इसलिए वो पूरा का पूरा एकांकी आपको एक कहानी के रूप में याद होना चाहिए। क्लियर? और उसके पात्रों के नाम याद जरूर होने चाहिए और उन पात्रों के आपसी संबंध में मालूम होने चाहिए। जैसे मान लो हम उत्सर्ग पढ़ रहे हैं, अब उत्सर्ग के आपने 5 पात्र देखे, एक है डॉक्टर साहब जिनका नाम शेखर है, एक छाया देवी, तो दोनों के संबंध मालूम होने चाहिए कि छाया देवी डॉक्टर शेखर की प्रेमिका है। मंजुला, तो मालूम होना चाहिए कि मंजुला डॉक्टर साहब की मुंह बोली बेटी है, जन्म नहीं दिया है उन्होंने बल्कि पालिता बेटी है, केवल पाला पोसा है उन्होंने, है ना। विनय, तो वो डॉक्टर साहब का सहायक है, असिस्टेंट है वो। तो इस तरीके से आपको उन पात्रों के आपसी संबंध मालूम होने, जब आप उस कहानी को याद करोगे तो उस कहानी में उन पात्रों के नाम और उनके आपसी संबंध आपको मालूम होने चाहिए। और साथ ही आपको कहानी पढ़ते पढ़ते ये भी समझ में आ जाएगा कि इस पात्र का क्या स्वभाव है, इसकी क्या प्रकृति है, ये कैसे सोचता है, इसका क्या दृष्टिकोण है। ये सब चीज कहानी में आपको, जब अपन कोई कहानी कहते हैं तो अपन बताते हैं ना, राजा था, उसकी ऐसी आदत थी, वो ऐसे करता था। तो ऐसे आपको वो पात्रों का स्वभाव, उनकी प्रकृति, उनका दृष्टिकोण, उनकी मनोवृत्ति समझ में आ जाएगी। तो आपको अधिकतर प्रश्नों के उत्तर स्वतः ही आ जाएंगे। तो कैसे पढ़ेंगे आप अपनी एकांकी को? कि एकांकी को पहले तो ऐसे पढ़ेंगे कि इसमें कोई व्याख्यात्मक यदि लाइनें हैं तो उनको समझना है, आपको उनके अर्थ समझने हैं, उनका पीछे क्या विचार है, क्या दर्शन है, वो समझना है। दूसरी, उसको पूरा कहानी के रूप में याद करना है। और जो उसके जो पात्र हैं, विभिन्न पात्र हैं, वो कौन किससे क्या बात कर रहा है, किस विषय पे बात कर रहा है, क्या उनका स्वभाव है, क्या उनकी प्रकृति है, क्या उनकी मनोवृत्ति है, इस बात को ध्यान में रखते हुए पूरा एकांकी एक कहानी के रूप में आपको याद होना चाहिए। यदि इतना याद है तो फिर आपके एग्जाम में जो प्रश्न आएंगे ना, उन प्रश्नों को आप बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। मैं आपको आज ही बता दूं, आपके हर एकांकी में से 5 प्रकार का प्रश्न बनते हैं
और मैं आपको हर एकांकी का वो एक एक प्रश्न करके, क्योंकि उनका लिखने का एक तरीका है। 5 प्रकार का प्रश्न क्या बनता है। पहला प्रश्न तो बनता है कोई भी एकांकी, जो ये 7 एकांकी आई हैं, आपके एग्जाम में ये प्रश्न आएगा ही आएगा। किसी भी एक एकांकी का नाम देके आपसे कहेंगे कि एकांकी के तत्वों के आधार पर इसकी समीक्षा कीजिए। तो कल हम एकांकी के तत्व पढ़ चुके हैं। बताइए कौन कौन से थे एकांकी के तत्व। कथानक, वेरी गुड, वेरी गुड, अरे वाह, वेरी गुड, वाह, मंचीयता है ना, और संकलन तरह, जो मैंने कथानक में समझा दिया था। तो आप चाहो तो संकलन तरह को 8वां तत्व भी बता सकते हो। तो इन 8वां तत्व के आधार पर उस कहानी को आपको तोलना है कि इसका कथानक ये है, उसकी कथानक की ये विशेषता है, इनके पात्र ये हैं और इनकी पात्र और चरित्र चित्रण की ये विशेषता है, इसके जो संवाद है संवादों का ये महत्व है, और इसमें ये संवाद है, इनके संवादों की ये विशेषता है ना, इसका ये उद्देश्य है, इसका ये देश है, ये काल है, मतलब इस स्थान पर ये किया गया और ये इसका काल है। ऐसे आपको उन तत्वों के आधार पर इनकी समीक्षा करनी है। तो पहला प्रश्न तो आपका ये आएगा कि किसी भी एकांकी का नाम देकर आपसे कहा जाएगा कि एकांकी के तत्वों के आधार पर इसकी समीक्षा कीजिए। क्लियर कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे तरीके का प्रश्न आ सकता है, किसी भी एकांकी का नाम दे दिया जाएगा और आपसे कहेंगे इसका कथा सार अपने शब्दों में लिखो। तो मैंने आपसे कहा है हर एकांकी की कहानी आपको याद होनी चाहिए। कितना आसान। कोई भी एकांकी का नाम आ गया और क्या कहेंगे कि इसका कथानक स्पष्ट कीजिए, इसकी कथानक की विशेषताएं बताइए, इसके कथा सार को अपने शब्दों में लिखिए। क्लियर, कोई दिक्कत। तीसरा प्रश्न आएगा कि कोई भी एकांकी का नाम दे दिया जाएगा और कहेंगे बताइए इसका प्रमुख नायक कौन है, इसका प्रमुख पात्र कौन है। तो आपने देखा एकांकी में ज्यादा पात्र तो होते ही नहीं है ना, 4-5 हमने सबने देखे हैं, तो उनकी चारित्रिक विशेषताएं पूछ ली जाएंगी। तो पहले तो आपसे हो सकता है डायरेक्ट नाम भी दे दें कि डॉक्टर शेखर की चारित्रिक विशेषताएं बताइए, छाया देवी की चारित्रिक विशेषताएं बताइए, या फिर आपसे ये पूछा जा सकता है उत्सर्ग एकांकी का नायक कौन है। छाया देवी तो नहीं हो सकती, जब नायक का नाम पूछा है तो शेखर ही होगा। उसकी चारित्रिक विशेषताएं बताइए, तो उसकी विशेषताएं बता दीजिए। तो आपने पात्र तो याद कर ही रखे हैं, और मैंने आपसे कहा था कि जब एकांकी पढ़े तो थोड़ा सा दिमाग में रहना चाहिए कि इसका स्वभाव क्या है, मनोवृत्ति क्या है, विचारधारा क्या है। ठीक है, तो तीसरा प्रश्न ये आ गया चरित्र चित्रण पर आधारित। ठीक है, चौथा जो प्रश्न आपका आएगा वो आ सकता है किसी भी एकांकी का नाम देकर आपसे पूछा जाएगा इस एकांकी का उद्देश्य बताइए, इस एकांकी की मूल संवेदना बताइए। तो ये तो बहुत जरूरी है। जब हम किसी एकांकी को पढ़ रहे हैं तो उस एकांकी की विषय वस्तु क्या है, किस उद्देश्य से लेखक ने वो लिखा है, उसके माध्यम से वो हमको क्या संदेश देना चाहता है, उसके माध्यम से वो हमें क्या प्रेरणा देना चाहता है, कौन सा ऐसा प्रश्न है, कौन सी ऐसी समस्या है जिसके प्रति वो हमें जागरूक करना चाहता है। ये सारी बातें मूल संवेदना में और उद्देश्य में लिखी जाती हैं। जो अभी मैंने आपको 7 जो आपके एकांकी हैं उनका जो मूल संवेदना थी, उनका जो उद्देश्य था उसको बहुत संक्षिप्त में बताया, जो आपको चार्ट में लिखना ही लिखना है। ठीक है, और 5वां जो प्रश्न आपका आता है वो आता है किसी भी शीर्ष एकांकी का नाम देके आपसे कहेंगे इस एकांकी की शीर्षक की सार्थकता बताइए, इस एकांकी के नामकरण पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। क्या आप इसके शीर्षक को उचित समझते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरीके का है। तो जब हम एकांकी की शीर्षक की बात करेंगे, शीर्षक की सार्थकता की बात करेंगे, उसके नामकरण की प्रासंगिकता की बात करेंगे, उसका नामकरण उचित है या नहीं है, उसके नामकरण की औचित्य की बात करेंगे, तो वो प्रश्न करने का भी एक तरीका है। आज मैं आपको वो नामकरण का तरीका बताती हूँ कि किसी भी एकांकी के नामकरण की औचित्यता आप कैसे सिद्ध करेंगे। केवल एकांकी नहीं बेटा, ये चीज आपको नाटक पे भी लागू होगी। जैसे आ सकता है आपका कोणार्क नाटक की नामकरण पे औचित्य की औचित्यता पर अपने विचार प्रकट कीजिए, उसकी शीर्षक की प्रासंगिकता बताइए। और आपको याद हो तो आपने 11th में पढ़ा था, ये कहानियों की शीर्षक की औचित्य पूछा जाता था आपसे। अब यहाँ चूंकि आपके कोर्स में एकांकी है तो एकांकी की शीर्षक का औचित्य पूछ लेंगे, एकांकी की शीर्षक की प्रासंगिकता पूछ लेंगे, उसकी सार्थकता पूछ लेंगे कि ये शीर्षक कितना उचित है और या नहीं है, तो क्यों उचित नहीं है। अब ऐसा प्रश्न अपन कैसे करेंगे, आज मैं उस पर आपको बात बता देती हूँ। तो 2 चीज प्रश्नों की पृष्ठभूमि आपकी तैयार हो जाएगी। एक तो आपकी तैयार होगी तात्विक विवेचना की, और एक हो जाएगी नामकरण की औचित्य की। क्लियर। तो जब भी ऐसा प्रश्न आए कि किसी भी एकांकी का नाम देके आपसे ये पूछा जाए कि इस
एकांकी के शीर्षक पर अपने विचार प्रकट कीजिए, या इस एकांकी के शीर्षक की सार्थकता सिद्ध कीजिए, या इस एकांकी के नामकरण का औचित्य समझाइए। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहिए शीर्षक का महत्व क्या होता है। हम कई बार किसी व्यक्ति को देखते हैं और उसके केवल चेहरे को देखकर ही हम उस व्यक्ति के बारे में पूरा अनुमान लगा लेते हैं। नहीं लगा लेते हैं? उसका चेहरा, उसकी आंखें, इनको देखकर ही हम पता कर लेते हैं ये आदमी कैसा होगा। ऐसे ही जो शीर्षक होता है ना, वो किसी भी एकांकी, किसी भी नाटक, कोई भी रचना हो, उस रचना का शीर्ष होता है। जैसे हमारे शरीर में जो सिर का महत्व है, वही उस रचना में किसका महत्व है? शीर्षक का महत्व है। वास्तव में शीर्षक उस रचना का प्राण है, आत्मा है, दर्पण है। मतलब वो शीर्षक हमें दिखा देता है कि इस रचना में क्या होगा। जैसे शीर्षक आया आपके उत्सर्ग, उत्सर्ग का अर्थ समझ में आया? त्याग, बलिदान। तो ये शीर्षक ही हमें बता गया कि इस एकांकी में त्याग और बलिदान की बात बताई गई होगी। तो जो शीर्षक होता है वो उस रचना का क्या होता है? दर्पण होता है, सार होता है। डॉक्टर ब्राउन ने तो कहा कि एक कैप्सूल है, पूरी रचना का सार का कैप्सूल है। जो पूरी रचना है, जो पूरा एकांकी है, जो 10, 12, 15 पेज में लिखा हुआ है, उसका पूरा यदि एक शब्द में मैं सार कहूं तो क्या बन जाता है? शीर्षक बन जाता है। क्लियर? तो शीर्षक का महत्व आपने एक पैराग्राफ में शीर्षक का महत्व बता दिया। फिर आप बताओ कि शीर्षक के क्या क्या गुण होते हैं जो इस एकांकी में है। शीर्षक का सबसे पहला गुण होता है कि शीर्षक संक्षिप्त होना चाहिए। ऐसा 2-3-4 लाइन का नहीं होना चाहिए। संक्षिप्त हो और अधूरा ना हो। जो वो कहना चाहता है, जो उस रचना का भाव है, उसे प्रकट करने में सक्षम हो। तो शीर्षक कैसा होना चाहिए? संक्षिप्त होना चाहिए। या तो वो कुछ शब्दों का हो सकता है, एक शब्द का भी हो सकता है, जैसे उत्सर्ग। वाक्यांश भी हो सकता है, जैसे आपके ये है काल पुरुष और अजंता की राजनर्तकी, तो वाक्यांश भी हो सकता है। कभी कभी एक वाक्य भी हो जाता है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, एक निबंध का शीर्षक है विद्या निवास मिश्र का। तो कभी कभी वाक्य भी हो सकता है, कभी वाक्यांश भी हो सकता है, और कभी एक शब्द भी हो सकता है। पर बहुत बड़ा शीर्षक नहीं होना चाहिए, 2 या 3 शब्दों का नहीं होना चाहिए, पर उसमें अधूरापन ना हो। ठीक है? तो इस आधार पे अपन बता देंगे ये शीर्षक, देखो ये तो सारे शीर्षक संक्षिप्त है। दूसरी बात हम क्या देखें कि हमारा शीर्षक रोचक और आकर्षक हो। जब हम उस शीर्षक को पढ़ें तो वो हमें अपनी ओर आकर्षित करे। इसके लिए हो सकता है हम कोई मुहावरे का प्रयोग करें शीर्षक में, हो सकता है हम कोई सूक्ति का प्रयोग कर लें, हो सकता है हम किसी प्रतीक का प्रयोग कर लें, जैसे तांबे के कीड़े कोई प्रतीक है किसी का, ठीक है ना? तो कोई प्रतीक, कोई मुहावरा, मतलब रोचक हो, शीर्षक को पढ़कर हमारे मन में रुचि जागे। तीसरी बात है कि शीर्षक में जिज्ञासा का और कौतूहल का भाव होना चाहिए। जैसे शीर्षक पढ़े ना, भूख प्यास भाग जाए, पहले देख ले इसमें है क्या, ये जिज्ञासा होनी चाहिए शीर्षक में। शीर्षक देखते अब तांबे के कीड़े आपने जैसे ही पढ़ा, अरे भैया कीड़े, तांबे के कीड़े कैसे हो सकते हैं? पढ़ के देखो भाई, मैंने तो कभी सुना ही नहीं कि तांबे में भी कीड़े पड़ते हैं। तो ये क्या हो रहा है? आपके अंदर एक कौतूहल जगा रहा है, आपके अंदर एक जिज्ञासा जगा रहा है। तो इस तरीके का शीर्षक होना चाहिए जो आपके अंदर जिज्ञासा और कौतूहल जगाए। और शीर्षक की क्या विशेषता होनी चाहिए? शीर्षक उद्देश्य पे आधारित होना चाहिए। जो आपकी रचना है, जो एकांकी है, जिस उद्देश्य से वो एकांकी लिखा गया है, उस उद्देश्य की तरफ उंगली कर दे। नया पुराना उंगली कर दी तो कोई नई चीज है और कोई पुरानी चीज है, और दोनों में कोई संघर्ष बताया, नया और पुराना, देखते हैं किसकी जीत होती है। तो उद्देश्य पर आधारित होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए कि शीर्षक के जो शब्द हैं वो अपने आप में अर्थ अभिव्यक्ति में समर्थ होने चाहिए, उनका कोई अर्थ होना चाहिए। ऐसे 2-2, 3-3 अर्थ नहीं हो कि हम समझ ही ना पाए उसको। तो उसका कोई एक सार्थक अर्थ हो। जैसे उत्सर्ग, हमें मालूम है उत्सर्ग माने त्याग, बलिदान, समझ जाते हैं हम कि इस रचना में, इस एकांकी में कोई त्याग की बात बताई गई हो। और जब हम पढ़ते हैं तो हमको समझ में भी आ जाता है कि भैया शेखर ने तो कितना त्याग किया। पहले तो एक अच्छा वैज्ञानिक बनने के लिए कितना त्याग किया, हमेशा पढ़ता ही लिखता रहता है। शादी तक नहीं की हमारे एपीजे अब्दुल कलाम की तरह, हमेशा वैज्ञानिक आविष्कारों में लगा रहा, एक आनंदपूर्ण और सुखपूर्ण जीवन का त्याग किया। फिर हमने क्या देखा, आगे चला ना कि छाया देवी से बड़ा प्रेम करता था, शादी भी करना चाहता था, पर अचानक उसके मित्र की मृत्यु हो जाती है और उसकी पत्नी और बच्ची रह जाती है। फिर त्याग करता है, अपने प्रेम का त्याग कर देता, अपने
करने के लिए, क्योंकि वो मित्र अपनी पत्नी और अपनी बेटी को इसको सौंप कर गया है और वो कहता है कि यदि मैं तुमसे शादी कर लेता तो मैं तुम पर ही आसक्त होकर रह जाता और मैं अपने इस कर्तव्य से दूर हट जाता। तो फिर उसने त्याग किया। फिर तीसरा त्याग देखो आप, वो एक बहुत बढ़िया वैज्ञानिक यंत्र बना लेता है जिसमें वो सूक्ष्म शरीरों को बुलाता है, आत्माओं को बुलाता है। और छाया देवी जब उसके सामने ये शर्त रखती है कि चुनो एक को, या तो अपना इस यंत्र को तोड़ दो, नहीं तो मंजुला को ले जाऊंगी। पढ़ा है ना नाटक, आप कह रहे थे कि हम एकांकी पढ़कर आए हैं ना, तो मैं ऋषिकेश ले जाऊंगी। तो फिर त्याग करता है, इतनी मेहनत से बनाया हुआ यंत्र तोड़ देता है। तोड़ देता है नहीं तोड़ देता, तो त्याग करता है नहीं करता है मंजुला के लिए। तो पूरे के पूरे एकांकी में हम क्या देख रहे हैं, उत्सर्ग। उत्सर्ग मतलब त्याग बलिदान, त्याग बलिदान। तो इस तरीके से जो शीर्षक है वो मूल संवेदना से संबंधित होना चाहिए, मूल संवेदना का प्रतिनिधित्व करने वाला होना चाहिए। तो ये 5-6 चीजें पॉइंट मैंने आपको बताए हैं कि जब आप किसी भी एकांकी की शीर्षक की सार्थकता सिद्ध करो तो वो देखो कि वो संक्षिप्त है, वो रोचक और आकर्षक है, उसमें जिज्ञासा और कौतूहल का तत्व है, वो उद्देश्य पे आधारित है, वो अपने अर्थ को प्रकट करने में सार्थक है और वो मूल संवेदना से संबंधित है, मूल संवेदना का प्रतिनिधित्व करता है। तो हम क्या कहेंगे कि ये शीर्षक पूरी तरीके से उचित है। तो हम जब 7 शीर्षक की बात करेंगे तो आप देखेंगे हमारे 7 शीर्षक इन सारे पॉइंट्स पर खरे उतरते हैं। क्लियर बेटा? तो आज आपको मैंने सिर्फ ये बताया कि हम अपने एकांकी को पढ़ेंगे कैसे, उसमें से प्रश्न कैसे आएंगे। जहां तक मेरा ख्याल है मैंने आज काम किया आपको टॉर्च दिखाने का कि ये किताब तो है जिसकी आप रीडिंग भी कर लोगे। देखो मेहनत दोनों करते हैं, गधा भी करता है घोड़ा भी करता है, लेकिन गधा गधा ही रहता है और घोड़ा घोड़ा हो जाता है। यदि हम अपना कोई भी काम दिशा को निश्चित करते हुए करें, आप पढ़ोगे इसको, रीडिंग करोगे इसकी, लेकिन जैसे मैंने तरीका बताया है और जो मैंने उद्देश्य बताया है, यदि उनको ध्यान में रखते हुए आपने इनको पढ़ा तो फिर आपकी पढ़ाई सार्थक होगी या नहीं होगी? घोड़े बन जाएंगे आप, गधे नहीं रहेंगे। और नहीं तो रोज रोज पढ़ते रहना एकांकी, कुछ याद रहेगा कुछ याद नहीं रहेगा। तो आज घर जाते क्या करना है, चार्ट बनाना है। कौन कौन से एकांकियों के नाम याद हो जाएंगे, उन एकांकियों के लेखक के नाम याद हो जाएंगे और उस एकांकी में कौन कौन से पात्र हैं वो याद हो जाएंगे और उनकी मूल उद्देश्य उसका क्या है वो आप लिख लेना। बाई चांस आपको मूल उद्देश्य ना समझ में आए उस कॉलम को खाली रख लेना। वो कॉलम आप कब भरोगे, जब मैं आपको एकांकी पढ़ाती जाऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी इसका ये उद्देश्य। वैसे तो मैंने अभी आपको बताई दी। क्लियर? तो आज आपको ये समझ में आ गया कि हमें रास्ता कौन सा चुनना है। हमारे रास्ते मतलब हमें जाना है हवा महल, पर कौन से रास्ते से जाना है जिसमें ज्यादा ट्रैफिक नहीं आए, जिसमें ज्यादा खड्डे वड्डे ना आ जाए, सीधे हम अपने हवा महल पहुंच जाए। क्लियर बेटा? समझ आया? आज की क्लास यही समाप्त करें। आप लोग उत्सर्ग एकांकी पढ़कर आए हो, मुझे मालूम है आप लोगों को पता भी है, लेकिन आज जैसे मैंने बताया है घर जाके वो चार्ट बनाना और उत्सर्ग एकांकी को उसी तरीके से पढ़ना कि उसकी कहानी आपको याद हो जाए, उसके पात्रों के बारे में आपको मालूम पड़ जाए, उसके पात्रों के आपस में क्या संबंध है और उनकी क्या मनोवृत्तियां हैं। मैं पूछूं आपसे तो बता सको कि छायावादी जो छाया देवी थी कैसी नेचर थी उनकी? पढ़कर आए हो आप उत्सर्ग? तुमने पढ़ा है? आधा पढ़ा, कोई बात नहीं, आज पूरा पढ़ के आना तो कल आप मुझे बता दोगे मैडम छायावादी तो छाया देवी थी ना, उनकी तो ये नेचर थी। डॉक्टर साहब की क्या नेचर थी? ये नेचर थी। मंजुला की क्या नेचर थी? ये नेचर थी। क्लियर? और इसे नेचर को तो चरित्र चित्रण कहते हैं। ओके, बाय बाय।